नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा से कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, जिसको हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं। जो सेकंड क्लास रहेगी वो मध्यकालीन भारत के इतिहास पर रहेगी, ये भी बिल्कुल मैराथन रहेगी। और जो थर्ड क्लास रहेगी वो आधुनिक भारत के इतिहास पर होगी। ठीक है, तो इतिहास को अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। बताइए, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय दिया जाता है क्रिस्टोफ सेलियरस के लिए। नेक्स्ट है, इतिहास के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का पिता। ओके, नंबर 4th क्वेश्चन है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हिस्टोरिका नामक जो पुस्तक है ये हेरोडोटस ने लिखी है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है? तो धर्म ग्रंथों को माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ओके, हम बात करें कि सबसे नया वेद कौन सा है? नवीनतम वेद, तो अथर्ववेद जो है ये सबसे नया है। और वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है वेद व्यास के लिए। मैं आपसे फिर बोलता हूं कि जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं प्राचीन भारत के इतिहास से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। ओके, बताइए, वेद व्यास के द्वारा रचित 4 वेदों को क्या कहते हैं? तो संहिता कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में यदि हम बात करें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में संकलित ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो ऋचाओं की संख्या है ऋग्वेद में 10,462। ओके, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि क्या क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद में की जो ऋचाएं हैं इनको पढ़ने वाले ऋषि कहलाते हैं होत्र। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसके द्वारा करी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्वामित्र के द्वारा ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना करी गई। सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद के किस मंडल से है? सबसे पहले याद रखना, गायत्री मंत्र का जो संबंध है ये ऋग्वेद से है। ठीक है, और ऋग्वेद के कौन से मंडल से है? तो तीसरे मंडल से। ठीक है, और तीसरे मंडल की रचना जो है ये विश्वामित्र के द्वारा करी गई। ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में कितने वर्णों का उल्लेख किया गया है? तो 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध किससे है? तो अघन्य शब्द का संबंध है गायों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को सबसे प्राचीन माना गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है? सिंधु नदी का वर्णन सबसे अधिक बार किया गया है। ऋग्वेद में कितने देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है? 33 देवी देवताओं का। ऋग्वेद में किसे सर्वमान्य और सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है? तो इंद्र देवता को सबसे शक्तिशाली और सर्वमान्य देवता माना गया है। इंद्र देवता की स्तुति में ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो 250 ऋचाएं जो हैं ये भगवान इंद्रदेव की स्तुति में ही हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में किस युद्ध का वर्णन किया गया है? तो 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। अग्नि देवता के लिए ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 200 ऋचाएं हैं अग्नि देवता के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा ऋचाएं हैं इंद्र देवता के लिए। कितनी ऋचाएं हैं? तो 250 ऋचाएं। ओके, ऋग्वेद में ऐसी कन्या को क्या कहा गया है जो आजीवन अविवाहित रहती हैं? तो आमाजू ऐसी कन्याएं जो कि पूरी लाइफ शादी नहीं करती। ठीक है, अस्तोमा सदगमय वाक्य कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। बताइए, ऋग्वेद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्स मूलर ने ऋग्वेद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। वेदत्रयी में कौन कौन से वेद सम्मिलित हैं? तो वेदत्रयी में 3 वेद सम्मिलित हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा वेद है? आयुर्वेद। ओके, और आयुर्वेद की रचना किसने करी है?
तो धन्वंतरि ने आयुर्वेद की रचना करी है। आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख के समझ पा रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। ओके, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बताइए, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं का वर्णन किस वेद में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद में। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उदाद्र कहते हैं। सामवेद में कितने सूक्त हैं? तो 1810 सूक्त हैं। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद जो है ये सामवेद का उपवेद है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? ये भी कई बार पूछा गया है। तो यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य यानी कि कविता में भी है और ये पद्य में भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नक्षत्रों का उल्लेख किस में मिलता है? तो नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अर्धवर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में मुख्यतः किस विषयों का प्रतिपादन किया गया है? कर्म कांड का प्रतिपादन किया गया है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो तैत्तिरीय और शतपथ। अंधविश्वासों, जादू टोनों, रोग निवारण और विवाह आदि का वर्णन किस वेद में मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद की रचना किसने करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषि अथर्वा। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर इस वेद का नाम पड़ा अथर्ववेद, क्योंकि अथर्वा ऋषि ने ही अथर्ववेद की रचना करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद का ब्राह्मण वेद कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। और अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र और पद्य हैं? तो 731 मंत्र हैं और पद्य कितने हैं? तो 6000। ऋग्वेद में हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा खिल कहा जाता है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति कौन सी मानी जाती है? सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक स्मृति मानी जाती है मनु स्मृति। ओके, हम बात करें कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें दिया गया है? पुराणों में दिया गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो कितने पुराण हैं? 18 पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और विष्णु पुराण में किस वंश का उल्लेख किया गया है? वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख किया गया है? गुप्त वंश का उल्लेख किया गया है वायु पुराण में। शुंग वंश का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? मनु स्मृति को माना जाता है। वेदों का अर्थ समझने और सही उच्चारण के लिए किसकी रचना करी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेदांग का अर्थ समझने के लिए और सही उच्चारण करने के लिए वेदांग की रचना करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 वेदांग हैं। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, छंद है, निरुक्त है और ज्योतिष है। वैदिक कालखंड को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ओके, हम बात करें ऋग्वैदिक काल का प्रमाणिक कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। बताइए, उत्तर वैदिक काल का प्रमाणिक कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल में किन 2 प्रमुख ग्रंथों की रचना करी गई है? तो रामायण और महाभारत जो 2 प्रमुख ग्रंथ हैं इनकी रचना करी गई उत्तर वैदिक काल में। रामायण की रचना करी गई महर्षि वाल्मीकि के द्वारा और महाभारत की रचना करी गई महर्षि वेद व्यास के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु कितनी पुरानी है इसका पता किस विधि से लगाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन 14 यानी कि कार्बन 14 विधि से ये पता लगाया जाता है कि कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है। मनुष्य के विकास की क्रमबद्ध व्याख्या का श्रेय किसे दिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के लिए। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक है। ठीक है, किसकी बुक है? चार्ल्स डार्विन की। ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस और मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस औजार का निर्माण किया? सबसे पहले मनुष्य ने कुल्हाड़ी का प्रयोग किया। दोस्तों, यदि आप केवल ऑडियो ही सुनते हैं तब भी आप
2-3 बार यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। मनुष्य का पहला पालतू जानवर कौन सा था? सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया इंसान ने। मनुष्य ने आग का आविष्कार कब किया? तो आग का आविष्कार मनुष्य ने किया पुरा पाषाण काल में। ओके, और भारत में पुरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने करी? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने करी। कब करी? 1863 में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? याद रखना दोस्तों, पहिए का जो आविष्कार है ये नवपाषाण काल में हुआ। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? गाड़ी का पहिया कैसा होना चाहिए? नया होना चाहिए। ठीक है, तो नवपाषाण काल में पहिए की खोज करी गई। ठीक है, और आग का आविष्कार किस काल में किया गया? ये दो हमेशा पूछे जाते हैं। तो आग का आविष्कार किया गया पुरा पाषाण काल में। ठीक है, क्योंकि आग तो जो है सदियों से चली आ रही है। ठीक है, पुरानी चीज है। ठीक है, तो पुरा पाषाण काल में आग का आविष्कार और पहिए का आविष्कार। चूंकि पहिया नया होना चाहिए, गाड़ी तभी अच्छे से चल पाएगी। ठीक है, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार। भारत की प्रथम ज्ञात सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। इसको ही सिंधु सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। और हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ पर पक्की ईंटें पाई गई और नालियों वगैरह की व्यवस्था भी देखी गई। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? मोहनजोदाड़ो सबसे प्राचीन स्थल है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है, मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को। और मोहनजोदाड़ो की खोजकर्ता कौन थे? राखलदास बनर्जी। 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। वर्तमान में मोहनजोदाड़ो नामक स्थान किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा खोजा गया? तो पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिलती है? पुरातात्विक उत्खनन से मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? भाव चित्रात्मक। और सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरकोटड़ा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगन का अर्थ क्या है? तो काली चूड़ियां कालीबंगन का अर्थ होता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये भी कहाँ से मिले हैं? राजस्थान के कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो ये भी कालीबंगा से मिला। हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो सेल खड़ी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार करना इनका मुख्य बिजनेस था। हड़प्पा सभ्यता के समय घरों का निर्माण किससे किया जाता था? तो ईंटों से, पक्की ईंटों से घरों का निर्माण किया जाता था। हड़प्पावासी किसका सर्वाधिक उत्पादन करते थे? कपास का सबसे अधिक उत्पादन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, इसको बंदरगाह कहा जाता है, कौन सा था? तो लोथल और सुरकोटड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? लोथल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी लोथल गुजरात से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा है जहां मकानों का दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलता था? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है गुजरात का लोथल। यहाँ पर जितने भी मकान थे सभी का दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलता था। ओके, बताइए, स्वतंत्रता के बाद
सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन किस राज्य में हुआ? गुजरात में। किस स्थान से लकड़ी के अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये भी लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित किस स्थलों से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल रंग का प्रयोग हुआ है। ओके, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल कौन सा है? तो सबसे उत्तर में है मांडा, ये जम्मू कश्मीर में है। सैंधव सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा है? तो ये है दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। और सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीर, ये उत्तर प्रदेश में है। और सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी केंद्र कौन सा है? मकराना, ये बलूचिस्तान में स्थित है। मापतौल के लिए पैमाने की खोज किस स्थान पर हुई थी? तो ये लोथल गुजरात में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्गों में विभक्त था हड़प्पा कालीन समाज। सिंध का बाघ या फिर नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदाड़ो को सिंध का बाघ कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था ये त्रिभुजाकार था। ठीक है, याद रखना, ये पूछा ही जाता है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का उत्कीर्णन हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैल का। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो कि पंजाब में है किस नदी के किनारे स्थित है? सतलुज नदी के किनारे स्थित है रोपड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता किस स्थान से चलता है? धौलावीरा से। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो कुओं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार जो है ये मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित युगल समाधान के प्रमाण किस स्थान से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किसने किया था? हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। ग्रीक या यूनान के लोग कपास को किस नाम से पुकारते थे? तो ग्रीक के लोग कपास को सिंडन नाम से पुकारते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। और दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो पशुपति शिव की जो मोहर है इसमें बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा और हिरण का अंकन हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से। मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये भी कई बार पूछा गया है। तो मनके बनाने का जो कारखाना है इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है चनहुदड़ो से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चनहुदड़ो नामक स्थान वर्तमान में किस देश में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, भारत में हम बात कर रहे हैं, राखीगढ़ी, और ये हरियाणा में है। राखीगढ़ी नामक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय टिन और तांबा का आयात किन देशों से किया जाता था? तो टिन और तांबा का आयात जो है ये अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग में पकी हुई ईंटों को क्या कहते थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा टेराकोटा कहते थे। और लोथल नामक स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित विशाल स्नानागार कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदाड़ो में। और याद रखना
ये जो विशाल स्नानागार है ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, जो कि खेती के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा बनमाली से प्राप्त हुए हैं। और ये बनमाली जो स्थल है ये हरियाणा में स्थित है। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। बनमाली किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान आलमगीरपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल, रंगपुर, धौलावीरा नामक स्थल किस राज्य में स्थित हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोथल, रंगपुर और धौलावीरा, ये गुजरात में स्थित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो ये पशुपति की उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे का आयात किस देश से किया जाता था? तो ये भी ईरान से किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में क्रय विक्रय का माध्यम क्या था? तो वस्तु विनिमय। उस टाइम पे कोई करेंसी नहीं चलती थी। ठीक है, तो क्रय विक्रय का माध्यम था वस्तु विनिमय। सिंधु घाटी सभ्यता में समाधान के कितने प्रकार प्रचलित थे? 3 प्रकार प्रचलित थे समाधान के।